नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा की आपने कि आपने अपने प्रतिष्ठित मंच पे वार्तालाप का अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, तिहाड़ जेल में बंद है सीआईए का एजेंट मैथ्यूज वेंडाइक। वो कोर्ट में पहुंचा है ये गुजारिश लेकर कि उसको उसकी मनपसंद का खाना चाहिए, उसको पास्ता चाहिए और इस तरह के खाने जो है वो खुद बनाने को भी तैयार है। वो ये याचिका लेकर पहुंचा है। कैसे देखा जाए सर इस पूरे मामले को? अंजू जी, इसको कहते हैं चशुंदर के सर पे चमेली का तेल। एक तो तुम भाड़े के टट्टू हो, तुम वहां से पकड़े गए। नॉर्थ ईस्ट से म्यांमार में तुम ड्रोन टेक्नोलॉजी दे रहे थे वहां करके चरमपंथियों को, और वहां पर भी दुर्व्यवस्था। 6 यूक्रेनियंस के साथ ये पकड़े गए थे। मुझे याद आ रहा है 13 मार्च को ये गिरफ्तार किए गए थे। इनका एक संगठन है कि जहां कहीं भी इस तरीके की दुर्व्यवस्था होती है, मानवाधिकार का हनन होता है, तो मैं जाता हूं। ये तो बड़े लड़तियां हैं, बड़े जल्दी इनका हौसला टूट गया। अब इनका दावा यह है कि ये 6 मई से भूख हड़ताल पे है, और चूंकि जेल का खाना जो यहाँ मिलता है वो डीप फ्राइड होता है, उसमें ऑयली होता है, और वो उनके टेस्ट के हिसाब से नहीं। तो जेल है। आपके टेस्ट के हिसाब से आप हनीमून पे तो गए नहीं हैं, आप गए हैं वहां जेल में सजा काटने। इसलिए सजा काटिए श्रीमान जी। और जिस तरीके की ये हरकतें कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि इनके वकील ने यह दावा किया है कि इनका वजन 30 पाउंड यानी 14 किलो घट गया इतने देर में। अब घट गया तो बड़ी अजीब सी बात है। हमें तो नहीं लगता कि वजन इतने का घटा होगा। और ये तो कमांडो है, इनको तो कहीं से भी कुछ भी खाने को मिल जाए। ये तो कहते हैं कि हम तो सांप बिच्छू खा करके भी जिंदा रह जाते हैं। तो अब क्या हो गया? बड़े जल्दी आपका हौसला टूट गया। और अभी इनकी फहरिस्त पे हम बात करते हैं, और फहरिस्त के पहले हम जेल के रेगुलेशंस देख लेते हैं। जेल के रेगुलेशंस में मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार को छोड़ दीजिए, ह्यूमन राइट्स वॉच जो संयुक्त राष्ट्र की है, 2000 से लेके 2400 कैलोरी तक का खाना कैदी को दिया जाता है। न्यूट्रिशस होता है, उसमें मिनरल्स और विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स भरपूर होते हैं। लेकिन उसके मानक होते हैं, मनमाने तरीके से नहीं कि जेल में आप चाहें तो जाके तरमाल अपने हिसाब से उगाएं। और वहां पर भारतीय के हिसाब से तो वहां पे अगर कह देते हैं आप, तो आपको उबली सब्जी और रोटी मिल सकती है, उसमें तो कोई चीज आपत्तिजनक नहीं है। लेकिन इन्होंने जो मांग की है अंजू जी, वो बड़ा दिलचस्प है। इनकी जो मांग है, रेड मीट चाहिए, मछली चाहिए, झींगा भी चाहिए, और इनको चाहिए सोयाबीन, सोया मिल्क, इनको चाहिए बाकी चीजें, ऑलिव ऑयल के साथ साथ इनको अगर आप देखें पास्ता, कच्चे नूडल्स, और रेड मीट भी चाहिए। ये ऐसे लगता है कि जैसे कि शॉपिंग पे कोई गृहिणी गई है, वो फहरिस्त इन्होंने ला करके रख दी है। और सोया मिल्क के साथ साथ इनको और भी आमंड मिल्क भी चाहिए इनको। तो आप देख लीजिए, शौकीनी में कोई कमी ना हो। तो उनका कि हम अपने खर्चे पे, तो अपने खर्चे पे तो कोई भी बाहुबली अगर जेल जाएगा तो सब काम अपने ही खर्चे पे करेगा। फिर तो जेल में कोई नियंत्रण रहेगा ही नहीं। अपने हिसाब से मैं खुद बनाऊंगा, और मुझे खाने पकाने का सामान भी दीजिए, जिसमें है कि वेजिटेबल श्रेडर, वेजिटेबल कटर, इंडक्शन कुकर, सॉस पैन, फ्राइंग पैन। मुझे साफ दिख रहा है कि आप इसको बड़े जल्दी तोड़ करके हथियार और चाकू बना लेंगे, और जेल के कर्मियों के ऊपर करेंगे आक्रमण। तो इनके चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये सॉस पैन, फ्राइंग पैन और इंडक्शन कुकर को ये हथियार के रूप में वेपनाइज करेंगे, और वेपनाइज करने के बाद अपने भागने का करेंगे इंतजाम। तो मेरा परामर्श ये होगा अंजू जी कि इनको कहीं कोई सुविधा नहीं जो हमारे जेल मैनुअल अलाउ करता है वो का। और ये आपको इकलौते वाहिद तो है नहीं कि आपके पहले कोई अमेरिकी ना आया हो, आपके पहले कोई यूरोपियन ना आया हो, आपके पहले कोई और विदेशी ना आया हो। तो आप एडजस्ट कीजिए। जेल कोई आरामगाह नहीं होती है। जेल होता ही यही है कि हमारे मानक से आप चलेंगे। आपने हमारा कानून तोड़ा है, अब जेल में आए हैं, तो जेल में जो आपका राशन और उसकी गारंटी है काफी होलसम होता है। हम लोगों ने अक्सर जाकर के देखा है। ये ठीक है कि वहां पे कोई विलासिता नहीं होती है। और अगर आपने सरकार को चढ़ाया है, तो सरकार अगर अपने पर आ जाए तो जेल के अंदर आपको, अभी तो आपका वजन कम हुआ है ना, आपका मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। तो ऐसा कोई काम न कीजिएगा वहां जाके कि सॉस पैन और फ्राइंग पैन लेकर के, अगर मन का बलबला मैं साफ समझ रहा हूं कि आप उसको वेपनाइज करके हमारे कर्मचारियों को घायल करके भागने का इंतजाम कर रहे हैं, कोशिश भी न कीजिएगा। क्योंकि आप जो कोशिश कर रहे हैं, 21 जुलाई को इनकी सुनवाई है। अब 21 जुलाई की सुनवाई में ये फैसला होगा कि इनको क्या दिया जाए क्या न दिया जाए। लेकिन जेल मैनुअल में बिल्कुल दिया हुआ है
कैटेगराइजेशन है कि किस कैटेगरी का क्रिमिनल है, आरोपी है, उसको तदनुसार उसी कैटेगरी का खाना भी दिया जाता है। पौष्टिक भी होता है और आधारभूत मिनरल्स, विटामिन और इंग्रेडिएंट्स, टॉनिक सब रहते हैं उसमें, प्रोटीन भी, कार्बोहाइड्रेट भी और फैट वगैरह सब उसमें रहता है। लेकिन अब आपकी अगर आदत पड़ी हुई है लाट साहबी की, तो आपको तो रेड मीट भी चाहिए, झींगा भी चाहिए, सोया भी चाहिए, पकाने के इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए, और आप कहते हैं बड़ी मेहरबानी करके ये खर्चा आप वहन करेंगे और पकाएंगे आप खुद। ये विलासिता जो है संभव नहीं है। इतने बड़े तपस्वी थे तो आपको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए था कि आपका आगमन जेल में। अब जेल में आप आ गए हैं तो जेल की जो सुविधा है उसी का उपभोग कीजिए। मनमाने तरीके से जेल के अंदर नहीं हो सकता है। ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि इनका अब तक जो भूख हड़ताल की है कि 6 मई से अब तक इनका 15 किलो वजन कम हो गया है, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। क्योंकि जो फोटो आ रही हैं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो फोटो से तो लगता है कि जस के तस जब गिरफ्तार हुए थे नॉर्थ ईस्ट में और आज में कोई अंतर नहीं। ये लोग वैसे भी बड़े शातिर दिमाग के लोग होते हैं। अपनी दवा वगैरह ऐसी मंगा करके कि क्या करते हैं, जो डाईयूरेटिक टेबलेट्स होते हैं उनको खा लेंगे, जिससे कि बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, सारा पानी निकल जाएगा, वजन 5-7 किलो कम हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं ये। और इनकी चाल में आए ना, इन्होंने जो बर्तन वर्तन मांगे, खासकर जिन तरह के बर्तनों की फरमाइश की है, इंडक्शन कुकर, आप तो गृहिणी, आपको देखा ही होगा इंडक्शन कुकर क्या होता है। सॉस पैन भी आपने देखा होगा, फ्राइंग पैन भी देखा होगा। इसका इंतजाम यही कि दूसरे के सर पे दे मारो, और अगर टिन स्मिथ के यहाँ जा करके अगर तुम उसको कटवा लो तो चाकू और बल्लम भी बन सकता है उसका। तो ये सुविधा तो आपको मिलने वाली नहीं है एरन वैन डाइक साहब, तो यहाँ रहिए। लेकिन ये खुशकिस्मत है कि ये तिहाड़ में है। हमने सुना है कि कई जेलों में जो इस तरीके के अपराधी, शातिर अपराधी हैं, उनको हाई सिक्योरिटी प्रिजन्स में रखा जाता है। वहां पर अंजू जी ये भूल जाइए, ये पास्ता, पिज्जा और नूडल, वहां पर आपको आए दिन जो राशन होता है जानबूझ करके ऐसा दिया जाता है कि आपको जब थाली आएगी तो आपको उबकाई आने लगेगी। अगर सबसे सस्ती सब्जी टिंडा है, आपने टिंडे का नाम सुना है, कुंदरू, टिंडा, तो ऐसी सब्जी देंगे और वो लगातार देते चले जाएंगे। टिंडा है तो टिंडा ही चलेगा, कुंदरू है तो कुंदरू ही चलेगा। एक और होता है भूईफोर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भूईफोर, वो एक तरीके का मशरूम होता है, जब बरसात होती है तो उसमें से निकलता है, वही खिलाने लगेंगे। और उसके बाद ये होता है कि एक तरीके से उनका ऐसे बैरक्स में रखेंगे जहां किसी प्रकार से बाहर का कोई संबंध नहीं बन पाए। बाहर से संबंध नहीं बनेगा तो कहते कोई बात नहीं, मैं प्रेयर करूंगा, करिए प्रेयर। लेकिन प्रेयर वगैरह का जो है 1-2 दिन में हौसला हो जाता है पस्त। फिर आदमी चाहता है किसी तरह से किसी आदमी की आवाज सुनाई पड़ जाए, कोई आदमी दिखाई पड़ जाए। वह तन्हाई ऐसी होती है कि आदमी को बिल्कुल नर्वस ब्रेकडाउन तक ले जाती है। सर, ये जो 13 मार्च से बंद है तिहाड़ जेल में, सर एनआईए ने इसको गिरफ्तार किया था भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में साजिशें रच रहा था। सर, इसको अचानक से आइडिया कैसे आया सर? क्योंकि जहां से आता है सीआईए से, आप याद कीजिए इसका जो इतिहास है, कहीं सीरिया वीरिया में ये भाग निकला था जेल से, जब ये वहां पर मानवाधिकार का एक बहुत बड़ा पैरोकार बनकर गया था। तो आप सही कह रहे हैं, क्या पता इसकी यही साजिश हो कि इस बहाने में यहाँ से भाग निकलूं, इन सबको वेपनाइज करके जो ये मांग रहा है, इंडक्शन वाला कुकर मांग रहा है या फ्राइंग पैन मांग रहा है, तो इसका इरादे कुछ ऐसे हो सकते हैं। निश्चित अंजू जी, आपने सही चीज पे संकेत दिया है। ये पहले भी सीरिया से और इराक से जेल से भाग चुका है, एक बार नहीं 2 बार भाग चुका है। तो आज भी तिहाड़ में जरा सी सावधानी हटी और ये भागने में कामयाब हो जाएगा। इसीलिए सारा ताना बाना बुन रहा, अपने भागने का इंतजाम कर रहा है। शातिर दिमाग का सीआईए एजेंट है, और इसी तरह की जो आपकी डिसरप्टिव चीजें होती हैं और आपराधिक चीजें होती हैं, उसमें इनका दिमाग बहुत लगता है। तो मैं कह रहा था कि ऐसे हाई सिक्योरिटी प्रिजन्स में रखें जहां पर मानसिक रूप से बिल्कुल एक तरीके से नर्वस ब्रेकडाउन की, मेरा मानवाधिकार के उल्लंघन या उसका हनन करने का कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन इनको ऐसी सुख सुविधा तो भूल जाइए जो कि ऐसे शातिर अपराधियों के साथ व्यवहार होना चाहिए। और मैंने ये सुना है कि ऐसे शातिर अपराधियों को साक्षात भगवान के दर्शन होने लगते हैं 15 दिन के बाद, वो ऐसा नर्वस ब्रेकडाउन होता है। और जो आपकी बैरक में, आपके मतलब इनकी बैरक में जो छिपकली आ जाती है, वो उनसे बातें करने लगते हैं और छिपकलियों से बातें करते हैं। और अगर छिपकली नहीं आती है
तो ये इतना विक्षिप्त हो जाते हैं कि आज छिपकली है, मैं किससे बातें करूंगा, रोने लगते हैं उस छिपकली के अभाव में। तो ये भी इनकी दयनीय हालत हो जाती है। तो सरकार को चुनौती न दे, सरकार को ऐसा कोई काम न करे कि सरकार अगर अपने पे आ जाए तो आधी छिपकली से बातें करने लगेंगे और छिपकली को मिस करने लगेंगे। और ये तो मैंने एक ट्रेलर दिया आपको, वैसे बड़े बड़े शातिर दिमाग के आए और शातिर दिमाग करके राह पकड़ करके चले गए अंजू जी। और ये सारा ताना बाना ये बुन रहा है, अपने भागने का इंतजाम कर रहा है। मैं अपने अंदाज से बता रहा हूँ, सीआईए एजेंट है, ट्रेंड है, एस्केप स्ट्रेटजीज में ये पूरी तरीके से ट्रेंड है। आप इक्विपमेंट दीजिए और वो अपने तरीके से तोड़ मरोड़ करके उसका बल्लम बना लेगा। सर, इसको ये आइडिया कहाँ से आया होगा? क्योंकि इतने दिन से तो खामोश बैठा था। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊं सर, कि जो कह रहा है ना कि मैं तो पिछले इतने दिन से भूख हड़ताल पर हूँ, हमारी एमई ने कहा था कि ये लोग तो ये तो 2 किलो दूध रोज पी रहा है, ये भूख हड़ताल पर नहीं है। तो ऐसे में मतलब उसकी जान नहीं जा सकती, जिस तरह के हालात वो बता रहा है कि मेरी ताकत चलेगी, स्टेमिना चला गया, इम्यूनिटी खराब हो रही है। लेकिन सर, एक तरफ इसने ये राग अलापा कोर्ट पे खड़े होकर कि मुझे खाना नहीं मिल रहा है, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, और दूसरी तरफ आप देखिए कि अमेरिका ने किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। वहां एफबीआई ने छापे मारने शुरू कर दिए। निज्जर हत्याकांड में उसका हाथ है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, और वो गोल्डी बरार का। और तीसरी तरफ आप देखिए कि एक सतलुज जैसी फिल्म जो है उसको अचानक से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया जाता है। तो इन सब घटनाओं को क्या जोड़कर देखा जा सकता है? निसंदेह जोड़ के देखना ही चाहिए। निज्जर हत्याकांड जब हुआ था तो कनाडा ने भी बहुत उछल कूद मचाई थी, बाद में कहा था कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई का हाथ नहीं है, याद कीजिए। उसके बाद अब एकदम से जब सारा वैन डाइक पकड़े गए, वैन डाइक जब पकड़े गए थे तो आप ये भी याद कीजिए, उनके वरिष्ठ अधिकारी जाके हमारे एनएसए से मिले थे। जाहिर है कि कुछ दबाव डाला होगा, कोई ऐसा सामान शिष्टाचार में तो मिलने को जाता नहीं। लेकिन जब भारत सरकार नहीं झुकी तो अब उन्होंने वो पुरानी फाइल जो कनाडा ने बंद कर दी थी उसको खोला और लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार और ऐसे अन्य लोगों के नाम डाल के कहा कि ये निज्जर किलिंग में थे। तो सवाल ये, निज्जर किलिंग में जब थे तो आपको अभी याद आई जब वैन डाइक और उसके चेले चपाटे गिरफ्तार हुए? उसके पहले आपको याद नहीं आया था? हमें क्या लगता है कि जो आपने बात की कि पहले ये सीधा लिंक इनसे है, गिव एंड टेक। आप वैन डाइक को छोड़िए, हम इनको लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई से भारत सरकार का कोई लगाव नहीं है। आप छोड़े तो क्या, ना छोड़े तो क्या, लेकिन ये प्रेशर टैक्टिक्स है। दूसरी चीज, आपने सतलज के बारे में बात की। सतलज के बारे में जब यहां से भारत सरकार ने बैन कर दिया तो किन परिस्थितियों में आपने उसको डाउनलोड की हुई पायरेटेड प्रिंट्स, उसको आप हर जगह गुरुद्वारा साहब में और जगह जगह दिखा रहे हैं, उसके बारे में आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? खैर, इसको तो छोड़ दीजिए, गुरपतवंत सिंह पन्नू के बारे में आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? जो खालिस्तानी एलिमेंट्स वहां खुलेआम घूम रहे हैं और जो हमारे नेताओं को गाली दे रहे हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हम उड़ा देंगे, ये आखिरी फ्लाइट है, कोई 18 नवंबर को ना जाए। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की हम हत्या करा दें। व्हाट इज ऑल दिस नॉनसेंस? आपने क्या कार्रवाई की है गुरपतवंत सिंह? वो तो राष्ट्रपति के डिनर में पैसा देकर के जाता है, राष्ट्रपति की डिनर अटेंड करता है। तो जब आपने एक चरमपंथी को इतनी छूट दे रखी है कि राष्ट्रपति के बैंक्वेट्स में जा सकता है, तो हमें तो कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। वहां पैसा दो, तमाशा देखो। लेकिन आपने जो बिंदु उठाया है कि वैन डाइक और 6 यूक्रेनियंस और अन्य जो पकड़े गए हैं वो एक तरफ, उनको रिलीफ नहीं मिली, और भूख हड़ताल तो भूख हड़ताल, अच्छा मनमाने तरीके से भूख हड़ताल की व्याख्या होती है। आपने देखा इनकी भूख हड़ताल ये है, लेकिन हाँ 2-2 लीटर हम सोया मिल्क जरूर पिएंगे, 2-2 लीटर हम, और बाकी जो पेय पदार्थ पिएंगे तो वो उसमें भूख हड़ताल में शामिल नहीं होता है। इसी तरह की भूख हड़ताल आपने कॉकरोच जनता पार्टी की भी देखी होगी। तरमाल खाओ रात में, होटल में जाओ रात को सो, वहां तुम क्या करते हो तो सामने तो है नहीं। अब होटल में जा रहे हो तो ये तो जरूर वहां पे जाके सत्यनारायण कथा तो नहीं सुन रहे हो तुम, वहां जाकर के तरमाल उड़ा रहे हो तुम, क्योंकि सबके चेहरे तरोताजा, किसी तरह की कोई शिकन तो आई नहीं। वरना अंशु जी, मैं बता दूं आपको, अगर 48 घंटे कोई खाना छोड़ दे उसे उठा बैठा नहीं जाएगा। और यहां तो मालूम पड़ रहा है कि और हेल्थ अच्छी होती चली जा रही। लगता है जुनैद काफी इंतजाम कर रहा है। जैसे होता नहीं, जैसे कहीं जाते हैं अच्छे दावत में, शादी में, ये नॉनवेज है, ये साहब जो है शाकाहारी है, ये बिना प्याज लहसुन जैन वेजिटेरियन है। तो जुनैद भी लगता है कि 3-4 तरह की कुकिंग करते हैं। ये सामान्य हड़तालियों के लिए है, ये भूख हड़तालियों के लिए। भूख हड़तालियों के लिए चुपचाप आसानी से जेब में आ जाए
खाते वक्त जो है उसको निगलने में कोई कठिनाई ना हो, सटक जाओ तुरंत मुंह में। अब क्या हो आपसे मैं बता दूं आपको, ऐसे चोट्टे क्या खाते हैं। बोतल में दिखाई पड़ेगा स्मूदी, पानी ले आओ वैसे आपके लिए, वो होती है स्मूदी, और उसमें होता है पंचमेवा, काजू, बादाम, मुनक्का, छुहारा और पिस्ता, और उसके साथ गाढ़ा दूध, उसको कुछ लोग तुर्री कहते हैं। अब मुझे आप पूछेगा आपको कैसे मालूम, कि हमने ऐसे चुट्टों को बहुत देखा भूख हड़ताल करने वालों को। और देखें दिन ब दिन भूख हड़ताल जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे आपके जो है चेहरा और सुर्ख और लाल होता चला जा रहा है, क्योंकि घर में तो ये मिलेगा नहीं तुर्री और पंचमेवा और स्मूदी। यहाँ भूख हड़ताल की आड़ में आपको जो है सोरोस के टुकड़ों पे आपको मिल रहा है पंचमेवा। इसी तरीके से वैन डाइक की जो भूख हड़ताल है वो कहने की भूख हड़ताल है, वो दरअसल आपके जब सोया मिल्क जो है इसका कल्प कर रहे हैं, जो कहने कल आजकल संतरे का कल्प कर रहे हैं, आजकल हम मेवे का, हम और कुछ नहीं खाएंगे, केवल मेवा खाएंगे, 21 दिन मेवा ही खाएंगे। तो ये भी हमें लगता है सोया मिल्क का कल्प कर रहे हैं। इनकी तंदुरुस्ती में कोई कमी नहीं आ रही है अंजू जी, और ये बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, और षड्यंत्र पूरा नहीं हुआ। एक पिक्चर आप जरूर देखिएगा, साइलेंस ऑफ द लैम्स, वहां पर ऐसे ही एक किलर होता है, देखने में बड़ा मासूम बुजुर्गवार, और कैसे करता है कि एक तरीके से जब वार्डन आता है तो एक उसी से अटैक करता है, फिर एक इंप्लीमेंट बना लेता है, ताला खोल लेता है, हथकड़ी खोल लेता है और भाग जाता है। और पहले आंख कैसे पंचर करता है, मैं आइडियाज नहीं देना चाहता, लेकिन जो इंटरेस्टेड हो साइलेंस ऑफ द लैम्स देखने, बेस्ट खूब चलने वाली पिक्चर थी, और किताब भी बेस्ट सेलर थी, और बड़ी हिट मूवी थी। तो आप जो देखना चाहें तो देख लो, नहीं तो विकिपीडिया में रिव्यू देख लीजिए। लेकिन उसकी जो एक्टिंग है साइकोपैथ किलर की, उसकी जो भाव भंगिमा थी, कितना जैसे मासूम लगता है, लेकिन जब मारना होता है तो उसका कितना रौद्र रूप, मतलब वाकई देखने, मैंने 2 बार देखी साइलेंस ऑफ द लैम्स, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि जेल के अंदर जो बड़े मासूम से दिखते हैं कि वजन कम होगा, कुछ नहीं, इनको जिस दिन मौका मिलेगा अंजू जी, ये जेल ब्रेक का पूरा इंतजाम करेंगे। सर जैसे आपने कहा ना कि एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, सर क्या इस तरह की बातें करके, क्योंकि जब ये कोर्ट में जाकर इस तरह की एप्लीकेशन लगा रहा है कि मेरे को तो भूखा रखा जा रहा है, मैं ऑयली खाना नहीं खा सकता, तो ये खबरें जब बाहर जाएंगी सर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाएंगी, तो भारत की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है ये प्रपंच करके। बिल्कुल सही कह रही, क्योंकि मानवाधिकार और मानवाधिकार संबंधित जो संयुक्त राष्ट्र की जो बॉडी है उसके भी दिशा निर्देश है कि आप कितना खाना अब कैदियों को देंगी, अंडर ट्रायल्स को देंगी, उसके मानक निर्धारित है, और भारत उसको अनुसार ही भोजन और खाद्य पदार्थ और भोजन उपलब्ध कराता है। लेकिन जब इस तरीके के आरोप लगेंगे, आप माने या ना माने, इंडिया में क्या कवरेज हो रही है, लेकिन इसकी कवरेज बाहर भी उतनी ही, उससे कहीं ज्यादा होगी जितनी भारत में हो रही है, और ये भारत को बदनाम करने की कि हमारे यहाँ जो अंडर ट्रायल्स हैं उनके मानवाधिकार संरक्षित नहीं है। सर तो ये भारत के लिए तो खराब है ही, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि प्रेशर टैक्टिक है ना, कि किसी ना किसी तरीके से वैन डाइक को रिहा कर दिया जाए कि देखो कितना परेशान है। आप देखिए इसकी अभी हाल ही में एक वीडियो आया था जिसमें ये व्हील चेयर पर बैठा हुआ था, चल नहीं पा रहा था, ये दिखाने की कोशिश हो रही थी सर। तो ये एक मैसेज तो वो अपने अमेरिकियों को दे ही रहा है, छवि तो भारत की खराब हो रही है ना, और अमेरिका तो भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है सर, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, कोई ना कोई दबाव डालने की कोशिश हो रही है। अभी जिस तरह से हम एफसीआरए का नया बिल लेकर आ रहे हैं, उसको लेकर भी बड़ी पेट में दर्द है कि एनजीओ को जो फंडिंग आएगी वो कैसे आएगी, सोरोस एंड कंपनी कैसे पैसा भेजेंगे, सब कुछ तो हो रहा है। तो उसी के बीच में ही भारत की छवि को खराब करने की कोशिश है सर। तो भारत को, आपको लगता है कि इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, वैन डाइक के बारे में? बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन का एक तरीका है, और इसको अपने तरीके से वो भारत के खिलाफ, भारत को बदनाम करने की नीयत से ये पूरा ताना बाना बुना जा रहा है, और इसके लिए भारत को भी प्रिवेंटिव एक्शन लेना होगा। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि एफसीआरए का जो हमारे यहाँ संशोधन आ रहा है, उसमें न केवल ये तथाकथित राष्ट्र विरोधी एनजीओ, बल्कि जो कन्वर्शन का धर्मांतरण का इकोसिस्टम है उसकी भी कमर टूट जाएगी। हम लोग तो उतना नहीं जानते, लेकिन झारखंड चली जाइए, आप नॉर्थ ईस्ट चली जाइए, आप इसके अलावा अन्य इलाकों में आ जाती है, तो क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत काम कर रही है, और उसका मेन ऑक्सीजन है यही एफसीआरए। तो जब वो प्रतिबंधित हो जाएगा तो कन्वर्शन इकोसिस्टम टूट जाएगा। इसके अलावा जो एनजीओ जो एंटी नेशनल है वो बंद हो जाएंगे। तो हमें यही लगता है कि इसकी वजह से तिलमिला करके भारत विरोधी अभियान चलाने में अमेरिका कोई मौका चूकेगा नहीं, और उसमें सबसे बड़ा कारण यही होगा
कि इस तरीके के प्रकरणों को पूरी तरीके से उठा करके भारत को बदनाम किया जाए। सर कन्वर्जन तो पंजाब में भी बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, वहां पर भी तो बाहर से बहुत पैसा आ रहा है। मैं विश्वास नहीं करना चाहूंगा, मुझे बताया जाता है कि बॉर्डर के एरियाज में बड़ी संख्या, भयावह स्थिति है कन्वर्शन या क्रिश्चियनिटी में, और उसको स्लो पॉइजन की तरह से जो कन्वर्ट हो रहा है, मैं विश्वास नहीं करना चाहूंगा। उस परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, 1 करोड़, और ये भी एक साजिश के तहत। आप कन्वर्ट हो गए हैं तो आपके केश, कच्छ, कृपान, कड़ा आप क्यों लगा रहे हैं? आप तो आप ईसाई हो गए। लेकिन ये जो नियो क्रिश्चियंस हो रहे हैं, ये भाव, वेशभूषा, पूजा पद्धति बिल्कुल वही सिखों की तरह रखते हैं, अंदर खाने में ये ईसाई हो चुके हैं। तो ये चीज और खतरनाक है। और आपने देखा होगा कि बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट में विशेष तौर पे ये कन्वर्शन चल रहा है। भारत सरकार को इस ओर जागरूक रखना होगा कि पंजाब में, वो भी सीमा के क्षेत्रों में, अगर कन्वर्शन हो रहा है, 1-1 करोड़ रुपए परिवार को दिया जा रहा है, अपनी वेशभूषा, बातचीत का तौर तरीका अगर नहीं बदल रहे हैं, तो ये चीज चिंता की है। हम लोग जब छोटे थे तो कन्वर्शन जब होते थे तो लोग फिर अपनी पूरा वेशभूषा बदल लेते थे। वो जो लोग पहले कुर्ता पैजामा पहनते थे, धोती कुर्ता पहनते थे, ओवरनाइट वो जीन्स और टी शर्ट पहनने लगते थे और हिंदी नहीं बोलते थे, अंग्रेजी पे आ जाता, हालांकि बिल्कुल ही टीचर इंग्लिश टूटी फूटी, बिल्कुल जिसको हम लोग कहते हैं रिक्शा वाला इंग्लिश। यू गुड मैन, आई गो, ईट, ड्रिंक वाटर, इस तरीके की इंग्लिश पे, हिंदी नहीं बोलते थे। और घर में खान पान में परिवर्तन आ जाता था, फिर दाल चावल खिचड़ी बंद हो जाती थी, फिर वो ब्रेड पकौड़ा और टोस्ट और ऑमलेट भी उतर आते थे। तो ये कन्वर्शन का था, खान पान भी बदल जाता था, बोलचाल बदल जाती थी और पहनावा ओढ़ावा भी बदल जाता था। लेकिन पंजाब में क्या कारण है? कोई चीज नहीं बदली सिवाय धर्म। सर ये क्रिप्टो क्रिश्चियन जमात है ना, ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला में ऐसे लोग पाए जा रहे हैं सर, जो धर्म तो उनका बदल गया है लेकिन उनकी वेशभूषा नहीं बदलती, और अपना नाम भी नहीं बदलते वो। और इसलिए नहीं जी, बदलते क्योंकि फिर उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं उस जाति का होने के चलते, जो बेनिफिट सरकार से मिलते हैं वो बंद ना हो जाए, इसलिए वो बस धर्म बदल लेते हैं लेकिन वेशभूषा नहीं बदलते। और सर जैसे बंगाल में आप देखो ना, किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी आएगी, वहां पर भी बहुत बड़ी साजिश रची गई थी अमेरिका की तरफ से, सीआईए की तरफ से, ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की जो साजिश थी वो वहां रची गई थी, वहां पर बीजेपी आ गई। अब अगला टारगेट आपको नहीं लगता कि पंजाब है? सब कुछ पंजाब की ओरिएंटेड ही हो रहा है सर। कैसे नहीं है? आप अमृतपाल सिंह का कांड लेकर के अब आज आ जाइए, और उसके बाद ये क्रिप्टो क्रिश्चियंस को ले लीजिए। क्रिप्टो क्रिश्चियंस के बाद जिस तरीके से खालिस्तानियों को सहयोग और उनको ऑक्सीजन और खाद पानी दिया जा रहा है अमेरिका और कनाडा से, और यहाँ पर भी आकर के जो उनको मदद दी जा रही है हर तरीके से, आईएसआई उनको ड्रोन्स के जरिए फॉरेन करेंसी हथियार दे रहा है, और जिस तरीके की आपराधिक गतिविधियां चल रही, आप तो ये मान के चलिए कि पंजाब में भारत को बहुत ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे नक्सल पंथियों को, आपने चरमपंथियों को जो समाप्त करने के लिए कार्रवाई की थी, उससे दूने मनोयोग और मनोबल के साथ इस तरीके की जो आपकी उप संस्कृति उपज रही है, उपज चुकी है पंजाब में, उसको मिटाना होगा। और जो मादक पदार्थों का जो एक तरीके से विभीषिका आई है पंजाब में, वो भी आईएसआई की ही की हुई चीज है, जिससे कि हमारा जो एक जागृत पंजाब, हमारा गौरव पंजाब, उसको उड़ता पंजाब बना दो। अंजू जी, से युद्ध स्तर पे काम की जरूरत है, क्योंकि ड्रग मैनेज बंद करना होगा, क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी भी कवर तो होनी होगी, जो आईएसआई के जरिए हथियार और ड्रग्स आ रहे हैं उनको रोकना होगा। सर 80 और 90 के दशक में जो हाल पंजाब का था उस तरफ भी तो धकेलने की कोशिश है ये सतलुज फिल्म। इसमें जिस तरह से दिखाया गया है सर, सिखों पर कितने अत्याचार हुए उनकी बात हो रही है, पंजाब पुलिस को किस तरह से नेगेटिव शेड में दिखाया है, और हिंदुओं की तो कहीं बात ही नहीं है। तो जो आज का यूथ है पंजाब को, उसको भी तो भड़काने की कोशिश हो रही है ना। पूरी तरीके से उसको गलत चित्रण करके कितने हिंदू मारे गए थे, और हिंदू वैसे ही मारे गए थे, देख करके पूछ करके हिंदू खड़े हो जाए, सिख बैठे रहे, और फिर निकाल के बसों से उनका नरसंहार किया गया। तो अंजू जी, ये चीज भी देखनी पड़ेगी, आखिर क्या कारण है कि जो चीज लगभग 30 साल पहले समाप्त हो चुकी थी, आप उसको दोबारा वो पुराने घाव उधेड़ रहे हैं। उसका अभिप्राय, उद्देश्य क्या है? ये सही है कि कोई भी चीज गलत हुई है उससे हम घोर आपत्ति करते हैं, चाहे दिल्ली में सिखों का नरसंहार हो, बेगुनाह कोई भी मारा गया हो,
सिख मारा गया, हिंदू गया, अत्यंत आपत्तिजनक है। पंजाब पुलिस ने जो किया, तो 6 को तो आपको मालूम है आजीवन कारावास सुप्रीम कोर्ट में दिया, और एक एसपी रैंक के अफसर जो पंजाब के थे, नाम याद नहीं आ रहा, शायद मिस्टर गिल नाम था, उन्होंने सुसाइड तक किया जेल के अंदर। तो ये तमाम चीजें जनता के सामने है, लेकिन आज उसको उधेड़ने का क्या तात्पर्य है? सिर्फ इसलिए क्योंकि पूरी पिक्चर सतलज ने प्रस्तुत नहीं की, वो एक तरीके से अतरंजित और हिंदुओं सिखों के बीच में दुराव पैदा करने के ही उद्देश्य से बनी है। बिल्कुल सर, उस फिल्म पर तो ओटीटी प्लेटफॉर्म से उसको हटाया गया, लेकिन वो आज भी अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी है और जगहों पर भी देखी जा सकती है। तो कोशिश यही की गई है कि पंजाब के यूथ को भड़काया जाए सर, इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है सरकार को। और साथ ही साथ वैन डाइक जिस मकसद से खाने पीने की शिकायतें लेकर अदालत पहुंच रहा है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि उसके पीछे मकसद क्या है। जेल ब्रेक मकसद है या भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, और किसके इशारे पर वो ये सब कुछ कर रहा है, ये भी सरकार को देखने की जरूरत है। सर, आपने इस विषय पर समय निकालकर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। नमस्कार अंजू जी, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।